नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी और उसके उन कारनामों के बारे में जिसने अपराध की दुनिया में तहलका मचा दिया था। लेकिन योगी राज में माफिया का अंत तो होना ही था। एक एक करके सारे कारनामों की सजा मिली और अंत में दहशत का साम्राज्य चलाने वाला डर डर के उसकी मौत हो गई। 5 बार का विधायक, माफियागिरी से लेकर हत्याकांड में शामिल रहा एक डॉन एक दिन खुद ही दहशत में आ जाएगा, इसका अंदाजा शायद खुद मुख्तार अंसारी को भी नहीं होगा। जिंदगी के आखिरी वक्त को वो इतना डर गया था कि अपने परिवार वालों से भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। 36 साल तक आतंक का साम्राज्य चलाने वाला सो पाता था ना तो, और ना ही ठीक से बैठ पाता था। ये बात खुद उसने अपने परिवार से आखिरी बातचीत में बताई। कैसे हो गया आखिर आतंक का इतना बड़ा अंत, वो भी दहशत में, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुख्तार की मौत, 36 साल के आतंक का अंत। ये चंद तस्वीरें बता रही हैं कि पूर्वांचल का डॉन और 36 साल से आतंक के तौर पर पहचान बनाने वाला मुख्तार अंसारी कैसे कभी डॉन बनकर दहशत की तस्वीर बन गया था। लेकिन आखिर में ये कुछ तस्वीरें उसके डर, लाचारगी और सहमे हुए इंसान की दिखाती हैं। मुख्तार अंसारी वो डॉन जो कभी कर्फ्यूग्रस्त इलाके में खुली जीप में दबंगई दिखाता था, तो कभी अपने दुश्मन को धमकाने के लिए हर तरह के हथियार का भी इस्तेमाल करता था। लेकिन 36 साल के आतंक के खात्मे से पहले उसने अपने परिवार से जो अपना दर्द बयां किया, वो बताता है कि डॉन कितना डरा हुआ था। एक ऐसे लाचार थके हुए डॉन की आवाज थी जिसे पल पल अपनी मौत का डर खाए जा रहा था। अब आप सुनिए कैसे वो अपने परिवार वालों से हारी हुई आवाज में बात करता है और उसका बेटा उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता रहा। 18 तारीख से बाद से बाकी नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी। और कभी मूंछों पर ताव देने वाला, कभी बंदूक का शोर सुनाने वाले की आवाज धीमी पड़ चुकी थी। 65 मुकदमे और 8 बार की सजा भोग रहा मुख्तार अपनी क्राइम कुंडली में अब नया चैप्टर नहीं जोड़ पाएगा। यही डॉन 2005 में हुए मऊ दंगों का आरोपी रहा और कृष्णानंद राय हत्याकांड का भी मुख्य आरोपी रहा। अब आपको मिलवाते हैं उस पुलिस अधिकारी से जिसने 2004 में मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाया था। लेकिन मुख्तार की दबंगई के चलते अधिकारी को पोटा कानून के तहत कार्रवाई से भी पीछे हटना पड़ा था। जो हम लोगों ने अच्छा कार्य किया था वो बैड वर्क में हो गया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था, वो लगाया था। मुलायम सिंह नाराज हो गए, उन लोगों ने कहा कि इस कानून को हटाओ, ये पोटा नहीं लगेगा। वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, जो भी चाहे कर सकते थे। लेकिन खामियाजा हमने और हमारी टीम को भोगना पड़ा। अंत में पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मैंने त्यागपत्र दे दिया इस घटना रिकवरी के 15 दिन बाद।
मुख्तार अंसारी के अपराध की कुंडली ऐसी थी कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अपराध की आड़ में उसने अकूत दौलत बनाई थी। मुख्तार अंसारी गैंग के नाम पर करीब 155 एफआईआर दर्ज हैं। उसका खौफ ऐसा था कि बगैर उसकी मर्जी के पूर्वांचल में कोई भी ठेका या व्यवसाय दूसरे को नहीं मिल सकता था। मुख्तार अंसारी, उसका गिरोह ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, कोयला कारोबार, रेलवे का ठेका और मछली का अवैध कारोबार भी चलाता था। मुख्तार के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां भी थी। आज भी मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। जैसे जैसे मुख्तार गैंग के सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं, अवैध संपत्तियों का भी खुलासा हो रहा है। करीब 2.5 साल से बांदा जेल में बंद पूरब का माफिया मुख्तार अंसारी अब 6 फीट 6 इंच की कब्र में दफन होने वाला है। 3 दिनों से बीमार चल रहे जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत गुरुवार रात अचानक बिगड़ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उसके परिजन ने सवाल उठाए हैं। बीते 1 हफ्ते के दौरान मुख्तार अंसारी को लेकर परिवार ने उसे जेल में जहर दिए जाने का आरोप लगाया। मुख्तार ने खुद भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे किसी भी जेल में मुमकिन हो सकता है? इस सवाल का जवाब इस खास रिपोर्ट में देखिए। स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। करने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 19 तारीख को मुख्तार के परिजनों का जहर देने वाला आरोप कितना सही है, ये जांच के बाद ही साफ होगा। मगर इस मुद्दे पर फिलहाल सवाल बने हुए हैं, क्योंकि प्रशासन ने मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया है, जबकि परिवार के लोग स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगा रहे हैं। तो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है, उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात की हमें जहर दिया जा रहा है। परिजन जो बात कह रहे हैं वही आरोप मुख्तार ने एक लेटर के जरिए लगाए थे और बेहतर इलाज कराने की मांग की थी। मुख्तार ने लिखा था, 19 मार्च को रात खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया, जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। ऐसा लग रहा है कि दम निकल जाएगा। उसके बाद से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक था। इससे 40 दिन पहले भी खाने में धीमा जहर दिया गया था। ये दूसरा ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। एक को तो शूट आउट हुआ, अब यहाँ पर स्लो पॉइजन जो उनकी फैमिली कह रही है, उससे उनकी मौत वाकई में हुई। मुख्तार ने 21 मार्च को शिकायती पत्र बांदा कोर्ट को भेजा था। उसके बाद 26 मार्च को उसकी तबीयत बिगड़ी और करीब 14 घंटे तक इलाज के बाद उसे फिर से जेल भेज दिया गया। मुख्तार का परिवार इसे लेकर भी सवाल उठा रहा है। या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल थी और तन्हाई बैरिक जेल थी, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के साथ। मुख्तार अंसारी के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप भी उसके परिजन लगा रहे हैं। 18 मार्च से उनकी काफ़ी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफ़ी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। जेल में जहर दिए जाने वाली थ्योरी पर पुलिस से जुड़े अफसरों को यकीन नहीं है। मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने इसे सटीक अंदाज में समझाया है। ये चीज़ें उसके अपने अंदर की डर थी। कोई भी जेल का कर्मचारी, चाहे अधिकारी हो या डॉक्टर हो, एक मुख्तार के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे नहीं लगाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे
जो सीधे हमारे निगरानी में मुख्तार है, और कल को ये मरे तो मेरे ऊपर आ जाए। तो ऐसा मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है कि इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन चूंकि ये बार बार यहाँ से निकलने की भी कोशिश कर रहे थे, इसलिए ऐसा माहौल भी बना रहे थे कि हमको उत्तर प्रदेश के जेल से बाहर कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये मुझे जो पता चल रहा था, लेकिन डर हावी हो गया, अंत में इन्हीं की जान चली गई। मुख्तार की मौत के बाद उठ रहे सवालों की न्यायिक जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। बांदा की सीजेएम गरिमा सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया है और 1 महीने में उन्हें जांच रिपोर्ट जमा करानी होगी। इसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। बांदा से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। जेल के भीतर रहकर भी उसने चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन एक चुनाव में मिली हार के बाद उसने कृष्णानंद राय से ऐसा बदला लिया कि उस दिन 1 नहीं 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा उत्तर प्रदेश ऐसी दहशत देखकर कांप उठा था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार मानता है कि उन्हें आज ही इंसाफ मिला है। हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है। बाबा के दरबार पहुंचे ये हैं कृष्णानंद राय की पत्नी और उनके बेटे। आज दोनों के चेहरे पर एक सुकून है। ये दोनों ही मानते हैं कि आज उन्हें न्याय मिला है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसके लिए खुश है। कृष्णानंद राय का परिवार उस दिन को कभी नहीं भूला है जब कृष्णानंद राय को मुख्तार अंसारी ने बीच सड़क पर मौत के घाट उतार दिया था। मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी 1985 के मोहम्मदाबाद सीट का चुनाव जीतते आ रहे थे, लेकिन 1996-97 में पहली बार कृष्णानंद राय ने अफजाल को चुनौती दी थी और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट से 2002 में मुख्तार के भाई को 8000 वोटों के अंतराल से हरा दिया था। इस हार के बाद मुख्तार अंसारी को लगने लगा था कि कहीं इलाके में उसका वर्चस्व खत्म ना हो जाए। मेरे पिताजी के अपने आखिरी दिन तक उनके पे एक मुकदमा दर्ज नहीं था और किसी भी तरीके का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। एक बात। दूसरी बात, जब इनको अपने राजनीतिक विरासत पे हम चुनौती मिलने लगी तो इन्होंने सबसे आसान रास्ता उनको रास्ते से हटाने का सोचा। 2002 के चुनाव हारने के बाद मुख्तार की नजर में कृष्णानंद राय उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो गया था। इसके बाद 29 नवंबर 2005 को तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन सभी पर 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इनकी मौत हो जाने के बाद भी गोलियां बरसाई जाती रही थी। यह हत्या नहीं बल्कि बर्बरतापूर्ण हत्या थी। हैरान करने वाली बात यह है कि गैंगस्टर से नेता बना मुख्तार अंसारी 24 साल तक विधायक चुना जाता रहा। जेल में बंद रहने के बावजूद भी 3 बार विधायक निर्वाचित हुआ। उस दौर के पुलिस अधिकारी बताते हैं कि उसकी दहशत बहुत बढ़ गई थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता था। जो देने की हिम्मत किया वो मार दिया गया या दबाव में उसको हटना पड़ा। मऊ के दंगे में वो खुली जीप में घूम रहा था, कर्फ्यू लगा हुआ। आज मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके सताए हुए लोगों को लगता है कि उनके लिए ये कुदरत का इंसाफ का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्तार अंसारी ने दशकों तक पूर्वांचल में माफिया राज चलाया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में कई और माफिया भी हुए, मगर अब ज्यादातर का तो सफाया हो चुका है या कानून के शिकंजे में है। योगी राज में कैसे माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ और कैसे उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त होता चला गया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए।
मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही उत्तर प्रदेश में माफिया राज के एक और अध्याय का अंत हो गया। मुख्तार की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन उसका आपराधिक इतिहास बेहद लंबा रहा। अपने काले कारनामों की वजह से ही वो जेल में बंद था। किसी दौर में मुख्तार से पूरा पूर्वांचल थर-थर कांपता था, मगर 2017 में योगी सरकार के आने के बाद उसका खौफ खत्म होता चला गया। जिस डर के साम्राज्य से उन्होंने लोगों को डरा धमका के आर्थिक साम्राज्य अपना खड़ा किया, जब शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला, सरकार का सहयोग नहीं मिला और अकेले पड़ गए, उनकी संपत्तियां जब्त होने लगी। गैंगस्टर एक्ट में आपने देखा कितनी संपत्तियां कुर्क हुई, सैकड़ों करोड़ की। तो अपने सामने ही जिस किला को उन्होंने बना रखा था, जिस साम्राज्य को बना रखा था, उसको जब खत्म होते देखा तो वो डर धीरे धीरे उसके अंदर हावी हो गया कि अब मैं फिनिश हो रहा हूं, और अंत में इतना हावी हो गया कि कल उसकी जान चली गई हार्ट अटैक से। उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ 2017 के बाद से ही योगी सरकार ने अभियान चलाया। योगी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि या तो माफिया सरेंडर कर दें या यूपी छोड़ दें। इसके बाद यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात भी सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर कही। माफिया राज के खिलाफ यूपी सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की, चाहे कितना भी बड़ा डॉन हो, भूमाफिया हो, नकल माफिया हो या फिर किसी भी तरह का अपराध करने वाला अपराधी हो। माफिया राज के खात्मे के साथ ही क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम किया है। अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सरकार का रुख कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस वाला रहा है, जिसका असर यूपी में दिखाई भी देता है। 2017 के बाद यूपी में बड़े बड़े माफिया का सफाया हुआ। सरकार का दावा है कि कानून का राज कायम करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2023 तक 194 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए और 5,942 घायल हुए। मार्च 2017 से दिसंबर 2023 तक 17,837 अपराधी जेल भेजे गए, जबकि बड़े बड़े माफिया की कुल 124 अरब से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त की गई। 17 के पहले यहाँ पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहाँ का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहाँ का पलायन करता है। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने में मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो। माफिया राज यूपी की आम जनता के लिए बड़ी चुनौती था, मगर अब बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। बीते कुछ वर्षों में अतीक अहमद, अशरफ अहमद, विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, अनिल दुजाना जैसे माफिया का खात्मा हुआ है। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार के बुलडोजर एक्शन का भी अहम रोल रहा है, जिसकी तारीफ यूपी की जनता भी लगातार करती रही है। यूपी ही नहीं, देश के दूसरे हिस्सों में भी अब माफिया राज करीब करीब खत्म हो चुका है। अपराध की दुनिया में एक जमाना वो भी था जब सैम यानी शहाबुद्दीन, अतीक और मुख्तार के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन अब तीनों का ही अंत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्तार अंसारी की पत्नी साफशाह भी उसके काले कारनामों में उसी के साथ रही है। इतना ही नहीं, मुख्तार के जेल जाने के बाद उसके काले साम्राज्य को बढ़ाने का काम भी अफशाह अंसारी ने ही किया है। दो माफिया, दो बेगम, दोनों फरार। एक तरफ शाइस्ता परवीन, दूसरी तरफ अफशाह अंसारी। यूपी के दो बड़े माफियाओं की वो राजदार जो कि अब फरार है।
और दोनों के शौहर अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा, ये दोनों ही पुलिस के हत्थे से बाहर हैं और दोनों ही अपने पति के जेल में रहने के बाद उनके काले कारोबार को आगे बढ़ा रही थी। अतीक अहमद की मौत के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता के उनके जनाजे में शामिल होने की बातें हो रही थी। अब ठीक ऐसी ही खबरें अफशा अंसारी को भी लेकर हैं और अफशा अंसारी भी अपने पति के जनाजे में शामिल हो सकती। शाइस्ता की ही तरह अफशा अंसारी भी अपने पति के काले साम्राज्य में शामिल थी। अफशा पर तो पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 75,000 का इनाम घोषित है और उस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं। अफशा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ला की रहने वाली है और उस पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। अफशा पर 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। इसी मुकदमे में वो फरार चल रही है। उस पर गाजीपुर जिले से 50,000 और मऊ पुलिस की तरफ से 25,000 इनाम घोषित है। 2005 में मुख्तार अंसारी जब जेल चला गया तो ऐसा दावा किया जाता है कि अंसारी गैंग की कमान अफशा अंसारी ही संभालती रही। शादी से पहले अफशा पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी समेत अलग अलग कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग अफशा के ही इशारे पर काम करता था। अफशा पर गाजीपुर और मऊ से लेकर लखनऊ तक फर्जी तरीके से भूमि पर कब्जा करने, रसूख के दम पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर आर्थिक लाभ लेने जैसे कई केस दर्ज हैं। इसके अलावा जबरन रजिस्ट्री का केस भी अफशा के खिलाफ दर्ज है। अफशा पर मऊ में जबरन रजिस्ट्री कराने का भी केस है, जिसमें वो कोर्ट में कभी पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी मुकदमे को आधार बनाते हुए 2022 में अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। इसके अलावा उसके नाम की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है। सिर्फ मुख्तार की पत्नी ही नहीं, उसके पूरे परिवार के नाम कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का एक बेटा अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है और उस पर 8 केस दर्ज हैं, जबकि दूसरा बेटा उमर अंसारी जमानत पर है, उस पर भी 6 केस हैं। मुख्तार की बहू निखत बानो भी जेल जा चुकी है, उस पर अपने पति अब्बास अंसारी को जेल से फरार कराने की कोशिश करने का आरोप है। तो वहीं उसके भाई अफजाल अंसारी पर भी 7 केसेस हैं। मुख्तार की मौत के बाद भी अफशा अब तक नजर नहीं आई, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि अपने पति के सुपुर्दे खाक होने से पहले वो उसके जनाजे में शामिल होने के लिए आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।